हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, फिर मैं जितने भी मेडावल हिस्ट्री का घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। और ये जब मेडावल ख़त्म होगा ना तो मैं बिहार स्पेशल का स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जय सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है ना वो कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। निम्न में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय तथा एंटोनिया मोंसेराट अकबर के समय भारत आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई यात्री भारत नहीं आया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा एवं बीजापुर पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1686 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन और कुतुब शाह। अबुल हसन और कुतुब शाह। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तब उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट है, दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था। शाहजहां के काल में 22.4 था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम? तो औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो वो हो जाएगा औरंगजेब के काल में। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ? तो वो हो जाएगा दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से
प्रभावित नहीं था। उदार दारा ने विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित न हो जाते। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 ईस्वी में कराया था। उसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसा मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो हो जाएगा राबिया उद दौरानी का मकबरा। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो वो हो जाएगा मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुन्निसा, जिनतुन्निसा और बदरुन्निसा तथा जुबतुन्निसा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसको शाहीबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? वो हो जाएगा जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो वो हो जाएगा औरंगजेब से। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो वो हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वो हो जाएगा सरकार के नाम से। मुगल प्रशासन के दौरान किले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा नई सरकारें में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो वो हो जाएगा सरकार कहलाता था। नेक्स्ट है, मुगल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो वो हो जाएगा मीर बख्शी। मुगल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूराजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा जाता है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी कार्य दीवान एतन करता था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक में है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण में दिया हुआ है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहास यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो वो हो जाएगा मनुची को। किसको? मनुची को। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में
तोपेची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेनाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिसका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इसका राइट आंसर 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब है, तो ये हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जिन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था, उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो उनका सवार पद जात से पद से अधिक हो सकता था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उनमें मशरूत अथवा सशर्त पद पर प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर ए उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो ये हो जाएगा 1 और 3 सही है। मनसब का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवार की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? ए में है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो हो जाएगा भू राजस्व। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो वो हो जाएगा भू राजस्व का। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वो जहांगीर हो जाएगा। पुर्तगाली द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही
वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। यह हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों तथा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। कथन ए, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर में है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन बी इसका जो है ना वो सही है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? वो हो जाएगा अकबर। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों तथा रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था तो वो हो जाएगा दाम। टकसालों में सोने चांदी तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? वो हो जाएगा बाबर। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्कों को शाहरुख कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है तो वो हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या। JN सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल के आधार पर राज्य को भू राजस्व भुगतान करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहाब नहर। मुगलकालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नीरुद्दीन मुहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदवाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर शिहाब नहर कर दिया। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा प्रयुक्त सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया तो हुमायूं ने। किसके द्वारा? हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो वो हो जाएगा हुमायूं।
हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्न में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? वो हो जाएगा काली घाट। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।